देखिए, बिल्कुल जब बुंदेलखंड की बात होती है तो बुंदेलखंड के पानी की बात होती है, बुंदेलखंड के पलायन की बात होती है और चुनाव भी चल रहा है। और इस समय हमारे साथ निर्मल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा कैलाश जी भी हैं जो जल संरक्षण पर जिन्होंने काफ़ी काम किया है। निर्मल जी, अगर हम ये देखें कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमे हैं करीब करीब, बुंदेलखंड की जो बेसिक समस्याएं रही हैं उनमें कितना बदलाव आया है और किस तरह के काम आपको धरातल पर दिखाई दे रहे हैं कम से कम? अगर मैं कहूं तो 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से ही मैं इस इलाके को लगातार चुनाव के तौर पर कवर कर रहा हूं। 2007 में जब हमने इस इलेक्शन को कवर किया यूपी का, तो पानी एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। पानी को लेकर यहाँ इतनी हाहाकार और मारामारी मची हुई थी कि आप समझिए कि सरकारों का आना और जाना पानी का मुद्दा यहाँ पर तय कर देता था। 2012 का जब चुनाव हुआ तब भी ये परिस्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, बल्कि ऐसा महसूस किया गया। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, ग्राउंड वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि बुंदेलखंड दिनों दिन विकराल और भयावह होती स्थिति के सामने से गुजर रहा है। 12 में जब स्थिति हमने देखी तो हम लोगों को 17 तक आते आते ये उम्मीद थी कि शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं दिखा। नहरें खुद गईं लेकिन उनमें पानी नहीं दिखाई दिया। फिर से वो मुद्दा बना और 2017 का जब चुनाव हुआ तो पानी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके साथ साथ बेरोजगारी और पलायन, दो मुद्दे ऐसे थे जिनकी वजह से चुनाव की दिशा और दशा को तय किया जा रहा था। 17 के चुनाव में जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की 19 में से 19 विधानसभा सीटें मिल गई। इसके बाद सरकार की तरफ से खास तौर से एक काम हुआ जिसमें उन्होंने ये तय किया कि आखिरकार बुंदेलखंड की ये जो समस्या है, पानी की समस्या, ये अनंत काल तक तो चलने वाली नहीं है, इसका समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान के तौर पर ये देखा गया कि यहाँ जो वाटर चैनल थे जिनमें हम मानते हैं कि नदियाँ, छोटे छोटे नहरें और पोखर तालाब से यहाँ सिंचाई होती थी, लेकिन वो सफिशिएंट सोर्स नहीं माने जाते थे। तो हर खेत तक पानी कैसे पहुँचे, हर घर को पानी कैसे मिले, इसको लेकर एक बाकायदा डिटेल्ड प्लान बनाया गया। और उस प्लान पर पिछले 5 साल में जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज स्थितियां बदली हैं और बुंदेलखंड में जिस तरह से नहरों को लेकर जो चैनलाइज किया गया, ये कोई बहुत नया काम नहीं हुआ था। यहाँ व्यवस्थित एक चैनल बने हुए थे जिनमें नहरें टेल तक पानी पहुँचता था, जिनसे सिर्फ पानी को पहुंचाने की एक व्यवस्था बनानी थी और सरकार ने उस दिशा में काम किया। जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है केन और बेतवा को जोड़ने की, ये निश्चित रूप से समय लेगी, लेकिन जब भी ये अपने लागू होने के स्तर पर आएगी, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, तब आप देखेंगे कि एक स्थायी समाधान की तरफ बुंदेलखंड बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हम ये 2012 से आज हम 2022 में जब ये बात कर रहे हैं तो 10 साल के भीतर परिस्थितियाँ बहुत बहुत ज़्यादा बदली हैं। मैं कहूँगा कि एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। कैलाश जी, एक कहावत है यहाँ पर महुआ में एक गांव है फाटा, और जिसके बारे में एक कहावत कही जाती थी कि फाटा का पानी गजब कर जाए, गगरी न टूटे, खसम मर जाए। यानी कि पानी की महत्ता इतनी थी कि आदमी की मृत्यु से ऊपर पानी रखा गया था। तो क्या लगता है कि जो पीड़ा इस कविता में है वो पीड़ा कुछ कम हुई है? आप जल संरक्षण के लिए लगातार काम करते रहे। निश्चित तौर पर पानी की समस्या काफ़ी कम हुई है, क्योंकि अगर हम आज से 10-12 साल पहले देखें तो वाटर कंजर्वेशन के नाम पे बिल्कुल जागरूकता नहीं थी। दिन पर दिन दोहन होता चला जा रहा था ग्राउंड वाटर का, और उस वजह से ग्राउंड वाटर जब बाहर आता है तो नीचे और वाटर लेवल नीचे आता है, और वाटर रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास सबसे जो रेन वाटर है, और रेन वाटर का जब तक अगर हम संभाल के नहीं रख पाएंगे उसको, अगर वो ऐसे ही नाले में बह जाएगा, नदी के माध्यम से बह जाएगा, तो हमारे पास पानी की बहुत कमी हो जाएगी। तो इस गवर्नमेंट में उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ध्यान दिया। हम लोगों को समझाते हैं जगह जगह, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं आता। जब गवर्नमेंट कोई स्कीम को उठाती है, उसके लिए कुछ सहयोग देना शुरू करती है, लोगों को बार बार जागरूक किया जाता है, तब लोग एक बार फिर से जागरूक होते हैं। तो इस बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ कड़े कदम भी सरकार ने लिए, जिसमें उन्होंने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हम तुम्हारा नक्शा भी तभी पास करेंगे जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा करेंगे। उस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए कैलाश जी, एक तथ्य ये भी है कि अगर हम पानी की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता जब तक आप व्यक्तिगत प्रयास नहीं करेंगे।
गांव-गांव देहातों में उन तालाबों को दोबारा से उनका संरक्षण नहीं करेंगे? देखिए, दो तरह के पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एक पानी जो है जो हमारे पीने के काम आता है और दूसरा पानी जो है जो खेती के काम आता है। तो दोनों पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। पीने का पानी हमारे को गांव में भी चाहिए और शहरों में बहुत ज़्यादा चाहिए। शहरों में रिक्वायरमेंट बहुत डेंस होता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर हम खेती के पानी की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग तरह की है। वो पूरा, हालांकि हमारा जीवन उस पर डिपेंड है, बिकॉज खेती पूरी उसी पे हो रही है, कृषि पूरी उसी पे हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलग तरह से काम करना है। उसके लिए हमारे को तालाब चाहिए हैं, उसके लिए हमारे को नहरों का जाल चाहिए है, उसके लिए हमारे को गहरे कुएं चाहिए हैं जहाँ पानी की दिक्कत है। और पीने के पानी के लिए अलग तरह की चैनल है जो हमारे को कहीं जहाँ ज़्यादा पानी है हम वहाँ से लिफ्ट करके उस पानी को शहरों में पहुँचा सकते हैं, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पलायन कितना बड़ा आप समझ रहे हैं कि एक इशू है इस बुंदेलखंड में, क्योंकि हमेशा चुनावों में इसका जिक्र होता है, और क्या पहले से कम हुआ है या वैसा ही है? कोरोना कालखंड की अगर हम बात करें, जब मजदूर लौटकर वापस आए तो उसके बाद एक स्टडी ये करवाई गई कि क्या जो मजदूर वापस लौट के आए थे वो वापस लौट के अपने उस डेस्टिनेशन पर गए जहाँ से वो लौटे या नहीं गए। जब बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो आज से 7 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2015 में इंडियन रेलवे का एक डेटा आया था पार्लियामेंट के क्वेश्चन में। उसमें उन्होंने ये दिया कि यहाँ एक महोबा रेलवे स्टेशन है, वो टिकट की बिक्री के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होती है भारतीय रेलवे में, और डी ग्रेड में आता था महोबा उस समय तक। अचानक से पिछले 3-4 सालों में, 2015 की मैं ये बात बता रहा हूँ, वो बी ग्रेड में आ गया और वो सारे के सारे जनरल टिकट बिके वहाँ से। और वहाँ से ये पता लगा कि बुंदेलखंड में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। और आज जब उसके 5 साल के बाद, जब हम पिछला चुनाव कवर कर रहे थे, 2019 का चुनाव कवर कर रहे थे, तो हमने उन गाँवों को देखा जहाँ पूरे के पूरे गाँव खाली हो चुके थे। वहाँ एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें एक व्यक्ति भी हो। ये पलायन को दर्शाने वाली बात थी। 2019 तक ये समस्या थी और ये चुनाव का मुद्दा यहाँ बनता था। मैं समझ पा रहा हूँ कि 2022 में पलायन अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो है बुंदेलखंड का, जो वो वाला इलाका अगर आप देखें, हमीरपुर और महोबा, जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। ये जो झांसी वाला एरिया है, अगर आप इसकी जो भौगोलिक स्थिति है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी है आसपास। तो ये आपने देखा था कि पानी और पलायन पर किस तरह से काम हुआ है। और हमारा जो पैनल है वो तैयार हो गया है। हम चलते हैं सीधे अशोक के पास अपने नेक्स्ट सेशन में।